Hello students, welcome back to Kalpsi Academy and I'm your teacher Surya Shukla, and as you know that I have completed already 3 parts है ना. तो this is of class 9 chapter 5 which is the fundamental unit of life. So let's start our part 3. Okay, sorry, pardon, part 4 है ना. 3 I have already completed. तो हम सेल ऑर्गेनिल्स को पढ़ रहे थे है ना. तो उसमें मैंने आपको ईआर तक पढ़ा दिया था आई थिंक है ना. ईआर और उसका ईआर का फंक्शंस क्या होते हैं इसको पढ़ा दिया था. तो आज हम गोल्जी अपार्टस से स्टार्ट करेंगे ना. गोल्जी अपार्टस, व्हाट इज गोल्जी अपार्टस? ये भी एक सेल ऑर्गेनिल है ना. तो क्या होता है गोल्जी अपार्टस? ठीक है. तो द गोल्जी अपार्टस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स. तो ये आप देखिए, ये भी मैं इसको हटाता हूँ ना. ये देखिए, ठीक है. तो क्या है, स्टैक्स के फॉर्म में ये देखिए, ऐसे स्टैक्स के फॉर्म में ये आपको गोल्जी अपार्टस दिख जाएगा एक सेल के अंदर है ना. ये बना हुआ है. तो एक प्रॉपर एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम स्टैक्स, मतलब एक होता है ना कि बुक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, स्टैकिंग करते हैं ना, वैसे ही एक स्टैक के फॉर्म में मिलता है हमको. सिस्टम पैटर्न बनाता है, ठीक है. दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर. तो ईआर, ईआर जो हमने देखा है ना, ईआर है ना, ये ईआर है. तो इसके साथ मेम्ब्रेन के उसके थ्रू ये कनेक्शन बनाता है गोल्जी अपार्टस है ना. ईआर की जो मेम्ब्रेन रहेंगी उनसे ये कनेक्शन बनाएगा, ठीक है. क्या बनाएगा? गोल्जी अपार्टस. तो फंक्शन क्या होते हैं गोल्जी बॉडी के, है ना, सॉरी, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपार्टस. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या होता है? जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है, मटेरियल में जैसे प्रोटीन हो सकते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं. ये क्या है? ईआर क्या कहता है? पैकेजिंग होती है, ठीक है. पैकेज होता है, फिर इसके बाद डिस्पैच कर देते हैं इसको, मतलब भेज देते हैं. कहाँ? अलग अलग, मतलब सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, ठीक है. जो भी मतलब ऑब्वियसली वेस्ट होगा तो सेल के बाहर भेजा जाएगा, जो काम की चीज़ होगी वो अंदर आएगी, है ना. Its function include the storage, modification and packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. तो एक ये क्वेश्चन भी आता है कि जो सिंपल शुगर से लेके कॉम्प्लेक्स शुगर का जो फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्जी अपार्टस में ही होता है, ठीक है. द गोल्जी अपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. अब लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना. तो ये गोल्जी अपार्टस नहीं होगा तो फिर ये, अभी ये देखिए इसमें से ये बन रहे हैं वेसिकल्स के थ्रू, ये आगे जाके लाइसोसोम्स बनेंगे, है ना. मतलब इनके अंदर जूसेस होंगे, एंजाइम्स होंगे, है ना. और यही क्लीनिंग करेंगे फिर सेल की, है ना. अब लाइसोसोम को पढ़ते हैं क्योंकि ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी का जो अपार्टस है, ठीक है, यही इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन करता है, यहीं से जनरेट होता है. बोलो जैसे बोलते हैं ना सेल डिवीज़न हो रहा है तो अलग अलग जा रहा है, तो वैसे ही इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है. अब लाइसोसोम पे आते हैं हम, है ना. सो व्हाट इज लाइसोसोम? सो इट इज़ अनदर सेल ऑर्गेनिल. तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है. अब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जैसे लिवर है, ठीक है, जैसे हमारा लिवर होता है, जैसे हमारी किडनी होती है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. तो इसके साथ साथ इनका एक काम क्या होता है? इनका एक काम ये भी होता है कि ये एक्सक्रेटा, एक जो हो जाता है ना हमारी बॉडी में, जो हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद ये एक्सक्रेटा के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है. तो एक डिस्पोजल सिस्टम बनाते हैं. लिवर में भी कुछ होता है, किडनी में भी कुछ कुछ होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. मतलब ये नहीं होगा तो बस अब मेटाबॉलिज्म के बाद वो चीज़ बाहर नहीं जाएगी. मेटाबॉलिज्म के लिए उसका डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो भी काम की चीज़ होंगी वो तो मतलब रिसेप्ट कर ली जाएंगी और बाकी चीज़ों को एक्सक्रेटा के थ्रू निकाला जाएगा. एक्सक्रेट मतलब जो भी फालतू की चीज़ होगी ना. it helps to keep the it helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles, ठीक है. worn out means मतलब कोई भी चीज़ है ज़्यादा यूज हो गई है, अब उसमें कुछ काम का बचा नहीं है ना, मतलब डेड टाइप की हो गई है. या फिर फॉरेन मटेरियल, मतलब फालतू चीज़. फॉरेन मटेरियल को मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया है ना, वायरस है, तो ये फालतू का अगर कुछ भी अटैक करता है तो लाइसोसोम उसको निपटा देता है, ठीक है. मतलब सिक्सर मारता है सीधे.
Lysosomes have membrane bounded structure whose sacs are filled with digestive enzymes. मैंने आपको बोला था ना, एंजाइम मतलब जूसेस की तरह भरा रहता है। अभी आप देखिए, आप लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, अंदर ये खा रहे हैं। ये एक गेम भी आता है ना, एक क्या गेम था वो, उसको क्या कहते हैं, पैकमैन। पहले हमने, हमारी जनरेशन ने, 90s ने वो देखा है, पैकमैन गेम आता था जिसमें वो बॉल्स के पीछे भागता था, ये खा जाता था इसको खाता रहता था, बॉल्स के पीछे दौड़ता रहता था, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म चलता है कि ये फालतू के जो और फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको निपटा देता है ना। तो फंक्शन क्या होते हैं लाइसोसोम के, इसमें अभी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से और एक बार डिस्कस करने में क्या जा रहा है ना। So lysosomes break foreign materials entering the cell, such as bacteria or foods, as well as old organelles into small pieces with the help of powerful digestive enzymes, which are made in RER. तो अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे कि ये हमारा रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर का, ये मतलब ER है हमारा, ठीक है। ठीक है, अब इसके ऊपर राइबोसोम्स आ गए, तो ये क्या बन गया, रफ RER हो गया। अब रफ RER का काम क्या रहता है, जो भी प्रोटीन ऐसी होती है ना, जो भी मटेरियल ऐसा होता है जो सेल से हमें बाहर निकालना है, वो यहाँ पे आके वो प्रोसेस यहाँ पे होती है। जबकि जो राइबोसोम्स फ्री फ्लोट करते हैं, वो सेल के अंदर आने वाले प्रोटीन्स का काम करते हैं, उनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनटू स्मॉल पीसेस, ये ब्रेक कर देता है। लाइसोसोम क्या है, ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, जो भी बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल वगैरह, जो भी फूड वगैरह, उसको ब्रेक करता है ना, क्योंकि उसको बाहर सस्पेंड करके बाहर निकालना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म सच एज व्हेन द सेल्स गेट्स डैमेज, देखो सेल गेट्स डैमेज, सेल डैमेज हो रही है, सॉरी, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कभी कभी क्या होता है कि सेल जैसी डैमेज होती है तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम भी बर्स्ट हो जाता है ना। तो एंजाइम्स उसके बाहर निकल आएंगे, तो वो क्या करेंगे, खुद की सेल को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं। इसलिए देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि विच ऑर्गेनिल्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, तो हम लगाएंगे लाइसोसोम्स, ठीक है। अब लाइसोसोम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इतनी ईयर्स से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, इसके लिए हम इसके फंक्शंस को देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी हमको देखना हुआ है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन कितनी होंगी, 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो बाहर की मेम्ब्रेन को तो पोरस होना ही पड़ेगा, उसका रीजन है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बाहर भी निकालना है और काम के ऑब्जेक्ट्स को अंदर भी लेना है, ठीक है। तो फिर वो ऑस्मो रेगुलेशन की, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ना, उसके लिए डिफ्यूज़न के थ्रू जो होता है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन केमिकल रिएक्शन। तो एटीपी जनरेशन, एटीपी क्या है बेसिकली, मैं आपको बताऊंगा, एक करेंसी होती है ना, ये पावर की एक करेंसी होती है, मतलब कहते हैं ना एनर्जी जनरेशन का, एडनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसको कहते हैं। तो ये क्या है, एक कॉइन की तरह काम करती है। जैसे हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं ना, एक इसमें एक यूनिट बोल सकते हैं इसको, एक यूनिट एनर्जी की, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत एनर्जी होती है केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो प्रोवाइड की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करती है, रिलीज करती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट सॉरी। सो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी सेल, जैसे कि भी मैंने आपको बताया ना, एनर्जी करेंसी सेल की तरह काम करता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। तो नए केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है, और मैकेनिकल को वर्क को करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही रिलीज करता है एटीपी को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स। अब आप सोचिए, इसका खुद का डीएनए होता है ना, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। अब ऑब्वियसली
खुद का उसका डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं, तो वो खुद का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि वो खुद का बना सकता है। दे कैन मेक ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। प्लास्टिड्स तो क्लियर है कि ये प्लांट में ही होगा, ठीक है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स में होते हैं। ये तो याद करना है आपको, रट लेना है ये तो, ठीक है। प्लास्टिड कभी भी एनिमल सेल में नहीं मिलेगा आपको। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड्स, इसमें कलर्स होते हैं ना, ठीक है। और जो वाइट होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है, जैसे कि अब जैसे कोई देखते हैं लीफ होती है हमारे पास, ठीक है। तो लीफ में से अगर हम ग्रीन कलर का पिगमेंट को हटा दें तो वो पूरा वाइट हो जाएगा, या फिर ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, वो ल्यूकोप्लास्ट कह सकते हैं। फिर उसको काफ़ी सारी मतलब डिफरेंट स्पेसीज होती हैं प्लांट्स की, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है? आप पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस, तो उसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स क्या होते हैं? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका किसका? किसी भी प्लांट का, ठीक है, तो प्लांट सेल का, ठीक है, ऑफ द प्लास्टिड्स, उसमें जो प्लास्टिड होते हैं उसमें क्या करता है? कई सारे जो मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, एक फॉर्म में लगी हुई होती हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में काफ़ी सारी आपको मेम्ब्रेन्स मिलेंगी, ठीक है। प्लास्टिड हैव ऑल्सो देयर ओन डीएनए इन राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिमिलर टू स्ट्रक्चर। तो ये तो सेम ही है ना। अब खुद का क्या होता है? अगर खुद का इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लाइक मतलब ये फंक्शन होगा ऑब्वियसली, मतलब राइबोसोम्स होंगे, इसके खुद के डीएनए होगा, तो फिर प्रोटीन ये खुद बनाएगा, लिपिड बनाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल तो ग्रीन हो ही गया, ये येलो और ऑरेंज वाला भी इसी में है, ठीक है, पिगमेंट आपको मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? बताया मैंने, वाइट एंड कलरलेस होता है। आर प्राइमरली ऑर्गेनिल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेनुल्स आर स्टोर्ड। तो इसमें क्या होता है? आपको स्टार्च मिलेगा, ऑयल मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन के ग्रेनुल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स के बारे में जैसे अभी मैंने आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। वैक्यूल्स क्या होते हैं? अभी आप ये देखिए, ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल में आप ये देखिए, इतना बड़ा जो आपको अंदर दिख रहा है ना, ये मतलब ये इसका ऑलमोस्ट 70-80% पार्ट है, ठीक है। अभी आप इसको देखिए, ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में ये आपको बड़ा मिल रहा है, और ये इसमें आपको छोटा मिलेगा, किसमें? एनिमल सेल में। कई बार तो इसमें मतलब मेंशन ही नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा होता नहीं है ना, ठीक है। तो ये वही वैक्यूल है, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ हमारे स्ट्रक्चर पे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के सैक्स होते हैं, मतलब स्टोरेज सैक्स होते हैं, काफ़ी सारे सैक्स के फॉर्म में होते हैं। सैक, नॉट सैक्स, ओके। दे आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एनिमल सेल में तो बहुत छोटा वैक्यूल होता है, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, जो इवन उसको स्ट्रक्चर भी उसको देता है ना। क्योंकि सेल में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है इसका फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है वैक्यूल का? द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब इतना बड़ा कोई चीज़ उसमें अंदर है तो ऑब्वियसली उसको एक शेप देगी, टर्जिडिटी देगी, रिजिडिटी देगी, मजबूत करेगी उसको ना। जैसे सेल वॉल होती है, वो क्या करती है? सेल को मजबूती देती है। सेल में इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी सेल वॉल होती है प्लांट्स में, तो क्या करती है? सॉलिड देती है ना उसको, स्ट्रक्चर को। वैसे ही क्या करता है प्लांट सेल में वैक्यूल, क्या करता है? उसको एक टर्जिडिटी और टर्जिडिटी देता है, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट substances in life of the plant cells are stored in vacuoles
विच इंक्लूड अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। तो वैक्यूल के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? अमीनो एसिड्स मिलेंगे, शुगर्स मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स मिलेंगे और कुछ कुछ प्रोटीन भी मिल सकते हैं, है ना। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो अमीबा क्या होता है आपको पता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये इसमें क्या होता है, अमीबा जो भी कंज्यूम करेगा वो आपको उसके वैक्यूल में मिलेगा, है ना। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। तो यूनिसेलर मतलब जिनकी सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारा यही है, पैरामीसम है, यूग्लिना है, ठीक है, अमीबा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, या फिर वेस्ट होता है सेल का, उसको ये बाहर निकाल देता है। वैक्यूल ही उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। अब वैक्यूल का स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं, डीएनए है, ठीक है, ये तो मैट्रिक्स है उसकी, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये वाला पार्ट इसका, ये मेम्ब्रेन के इधर वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिज है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। तो जहाँ पे भी आप देखें कि कुछ चीज़ ऐसी है जो वेस्ट निकाल रहे हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको हमेशा उसमें आपको लाइजोसोम मिलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला कंसेप्ट मिलेगा आपको, है ना। तो अब आते हैं हम सेंट्रियोल्स पे। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम में तो आप देख ही रहे हैं सेंट्रियोल्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अ सेंट्रियोल इज अ स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स अरेंज्ड इन वेट अ मिनट। अ सेंट्रियोल इज अ स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक वे मतलब अब ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इसमें ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में है ना, सेंट्रियोल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमेशा ना सेल डिवीज़न के टाइम में ही अपीयर होते हैं, है ना। सेल, क्योंकि आप ये इसको देख पा रहे हो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, आप सिंगल होगा, सिंगल से टू हो जाएगा, टू से थ्री हो जाएगा। तो ये हमें साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये सेल डिवीज़न के टाइम में होते हैं। तो हम देख लेते हैं ना, देयर मेन पर्पज इज़ टू हेल्प इन अ सेल डिवीज़न। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। क्या है मेन पर्पस, क्या है, हेल्प करता है सेल को सेल डिवीज़न के लिए, ठीक है। दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस बट कैन ओनली बी सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। न्यूक्लियस के पास होता है लेकिन सेल डिवीज़न के टाइम पे ही आपको ये दिखाई देगा, है ना। वैसे छुपा हुआ रहता है ना, ठीक है, वैसे इस टाइम पे आपको दिखाई देगा सेल डिवीज़न के टाइम पे। दे आर फाउंड इन पेयर्स एंड फॉर्म अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सेंट्रोसोम, ठीक है। अब क्लियर है यार, ये आप ये देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स तो आ रहा है, इसमें कुछ लग रहा है आपको, सेम सेम, ठीक है। तो सेंट्रोस विच अपियर नियर द न्यूक्लियस, तो सेंट्रोसोम जो होता है ना वो न्यूक्लियस के पास मिलेगा, ठीक है। वो एक, ये आपको हमेशा एक पेयर पेयर मतलब काफ़ी सारे पेयर होते हैं ना, एक युग्म होते हैं जिस उसके फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। when the cell divides the centrosome divides into two parts and each part moves to opposite side of the cell। तो ठीक है, क्या जब सेल डिवाइड होती है तो सेंट्रोसोम जो होता है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और सेल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा भाई। कहता है कि भाई हमें पास नहीं आना है, हम तो दूर जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी नहीं बनती, हम तो दूर जाएंगे सेल से, ठीक है। बहुत देर तक परेशान हो लिए, अब तो डिवाइड हो ही गए हैं, तो अब तो बिंदास हम अलग ही जाएंगे जहाँ हमको जाना है, ठीक है। तो वैक्यूल्स के बारे में दोबारा आता है, उसको हम पढ़ लेते हैं, है ना। और डिटेल में थोड़ा वैक्यूल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। वैक्यूल आर द प्लेसेस वेयर सेल्स कैन स्टोर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये बता चुका हूँ मैं। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बट द प्लांट वैक्यूल्स आर बिगर इन साइज एंड द एनिमल्स वैक्यूल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स ये नहीं बताया, ये आप देख लीजिए, सैब वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स, ठीक है। तो सैब वैक्यूल्स क्या होता है, देयर मेन फंक्शन इज टू अलाउ रैपिड एक्सचेंज बिटवीन द साइटोप्लाज्म इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड स्ट्रक्चर होता है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज जो होगा वो सेफ वैक्यूल के थ्रू ही होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, दिस वैक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन से क्लियर है, ऑस्मो मतलब ये वाटर से रिलेटेड है ना, मेंटेन द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो और एन एक्सक्रीशन इन द सेल, तो मतलब फालतू की चीज़ को जो निकालने का काम है, ठीक है।
जैसे हम निकाल देते हैं ना, मॉर्निंग में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेस वाटर होता है या फालतू की जो चीज़ होती है उनको एक्सक्रेटा के फॉर्म में निकाल देता है। फूड वैक्यूल क्या होता है, फूड वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द सेल्स द कंटेन फूड एंजाइम। ऑब्वियसली हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम कुछ खाते हैं तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह पेट में हमारे आता है, वो सब चीज़ें होती है ना, तो वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो वही काम फूड वैक्यूल्स का है, तो वो एंजाइम्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो डाइजेशन में लगे, मेटाबॉलिज्म में लगे। द डाइजेस्टिव फूड देन पास इनटू साइटोप्लाज्म फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ठीक है, और ये आपको सिंगल सेल अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, प्लांट सेल वैक्यूल्स और एनिमल सेल वैक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, तो आप ये भी देख लेते हैं ना। प्लांट सेल वैक्यूल्स स्टोर ऑल द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू स्टे अलाइव सच एज वाटर। ठीक है, तो प्लांट सेल वैक्यूल क्या करेगा, पूरे जितने भी मटेरियल हैं वो उनको स्टोर करके रखता है, जो उसको एक प्लांट को अलाइव करने के लिए, मतलब उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होगा, जैसे कि वाटर। ठीक है, तो आपको वाटर भी मिलेगा वैक्यूल में। इसमें एनिमल सेल वैक्यूल्स कंटेन्स फूड आइटम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली प्लांट तो है नहीं, जैसे अमीबा वगैरह है, तो इसमें क्या होगा, जो भी वो कंज्यूम करते हैं, जो भी सिंगल यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है जो भी कंज्यूम करते हैं, तो वो आपको हमेशा उसमें मिलेगा। किस में मिलेगा, एनिमल सेल में, उनके क्या कहते हैं उसमें वैक्यूल्स में मिलेगा, है ना। जो भी वो करेंगे तो उसके वैक्यूल में मिलेगा आपको। प्लांट वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट। टर्जिडिटी मतलब उसका जो स्पेस है, जो स्ट्रक्चर है ना, तो उसको वो स्ट्रक्चर को, है ना, किसके स्ट्रक्चर को, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को टर्जिडिटी देगा। क्या देगा, वैक्यूल देगा। ठीक है, एनिमल वैक्यूल कैन ऑल्सो एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट ऑफ द सेल। तो एनिमल वैक्यूल में एक काम और होगा, वो काम क्या होगा कि वो जो भी एक्सेस वाटर है या फालतू की चीज़ है उसको एक्सक्रीशन कर देगा, उसको निकाल देगा। ठीक है, प्लांट सेल जनरली कंटेन अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जनरली का बहुत बड़ा वैक्यूल मिलेगा, कहते हैं ना सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो प्लांट सेल में मिलेगा। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, है ना, दिखेगा ही नहीं कभी कभी, तो है ना, तो बहुत छोटा होता है। प्लांट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो प्लांट जो वैक्यूल होगा वो हमेशा उसके सेल के सेंटर में मिलेगा। ठीक है, जबकि अब एनिमल, ऑब्वियसली एनिमल सेल में छोटा होता है तो वो कहीं पे भी मिल सकता है आपको। अब ये सेंटर में मिलेगा तभी तो ये बड़ा पार्ट बनाता है ना, काफ़ी बड़े पार्ट में आता है। ठीक है, अब हम सेल के डिफरेंट साइज देख लेते हैं, है ना, कैसी कैसी सेल्स होती हैं। तो उसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए डिफरेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है तो इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स में काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं। ठीक है, अब टिश्यूज़ में काफ़ी सारी सेल्स हैं, तो अब जैसे ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में टिश्यूज़ होंगे, नर्वस टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, तो फिर नर्वस सेल्स होंगी। ठीक है, अब जैसे लिवर है तो लिवर में लिवर जैसी सेल्स होंगी। ठीक है, किडनी है तो किडनी जैसी सेल्स होंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑर्गन्स हमारे होते हैं वैसे वैसे पर्टिकुलर वैसी वैसी सेल्स होती हैं, उनका फंक्शन भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। ठीक है, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। ठीक है, तो अमीबा में क्या है, अलग अलग शेप्स अलग अलग रहता है, तो उनका सेल का शेप भी अलग रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। अब जैसे एग्जांपल की नर्व सेल है वह टिपिकल शेप। अब ये नर्व सेल है, ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये क्या है, अब जैसे ही इसको एक दूसरी जैसे नर्व सेल मिलेगी, जैसे मैं इसका ये पर्टिकुलर ऊपर वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, इतना पार्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे अभी ये मैंने एक पार्ट बनाया, ठीक है, ये एक सेल का मैंने जैसे पार्ट बना दिया। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसी न्यूरॉन्स जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल जो होती है ना ब्रेन की, ठीक है, इसी के थ्रू सेंसेशन वगैरह सब बहुत कुछ होता है। आप ये सब छोड़िए, बाद में बताऊँगा, बहुत कुछ होता है। तो ये इसका हमेशा जो ब्रेन की सेल है आपको नर्व सेल वो ऐसी मिलेगी। ब्लड सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। या अब स्मूथ जो मसल सेल होती है वो ऐसी दिखेगी। ओवम जो होता है ना, जो लेडीज़ का एक क्या कह सकते हैं उसको, एक रिप्रोडक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो
और क्या कह सकते हैं, कम ऑर्गन तो नहीं बोल सकते इसको, क्या कह सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह सकते हैं ना, ओवम या स्पर्म है जैसे ये, ठीक है, ये मेल का रहता है, ठीक है। बोन सेल ऐसा रहेगा। अब मैं हम यू नो आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा है ना। ये जो बोन सेल होती है वो ऐसा दिखेगा आपको, फैट सेल ऐसा दिखेगा तो हमेशा दिख जाता है, ठीक है। तो ओवम है, स्पर्म है, तो ये आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिट होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है। अब हम आते हैं सेल डिवीजन पे। सेल है तो ऑब्वियसली डिवीजन होगा, है ना। तो सेल डिवीजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इन is called cell division to replace old and dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. Two types of सेल डिवीजन। अब ये गैमेट्स की बात हो रही है ना, तो गैमेट्स मतलब वही होगा, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम के थ्रू जो कॉपुलेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो नई सेल बनेगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसमें मीटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, ये दो टाइप के ही डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन दो ही टाइप के होते हैं, मीटोसिस एंड मियोसिस। तो मीटोसिस को देखते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लैमिंग, ठीक है। एक जनाब थे ये वॉल्टर फ्लैमिंग, एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर फ्लैमिंग। इनने मीटोसिस को डिस्कवर किया था। और ऑस्कर हर्टविग ने किसको किया था, मियोसिस से किया था। इसने मियोसिस को किया था ऑस्कर हर्टविग ने, और मीटोसिस को वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था। आप तो ये देख लीजिए वॉल्टर, ठीक है, वॉल्ट वॉल्ट ऐसा पढ़ लीजिए, वॉल्टर छोड़िए, तो मीटोसिस इससे बन जाएगा। आप तो एक कहते हैं ना, एक हम वो बनाते हैं, शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इवन सेक्स सेल्स। अब ऐसा जो डिवीजन होता है, ठीक है, वो आपको हर टाइप की सेल्स में मिलेगा, इवन सेक्स सेल्स में भी मिलता है, ठीक है। कैसा, मीटोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन मियोसाइट्स, ठीक है, स्पेशलाइज सेल में मिलेगा आपको, है ना, हर किसी में नहीं मिलेगा, स्पेशलाइज सेल में मिलेगा। मीटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, तो जो मीटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में मिलेगा आपको, जबकि मियोसिस होगा वो जर्म सेल में मिलता है, ठीक है। जर्म सेल्स अलग होती हैं, सोमैटिक सेल्स अलग होती हैं, इनके बारे में आपको आगे जाके बताया जाएगा, ठीक है। ओनली वन न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स। मीटोसिस में क्या होता है, ओनली वन न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जबकि मियोसिस में क्या होगा, टू न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, ठीक है। मीटोसिस में हमेशा याद रखना है ओनली वन न्यूक्लियर डिवीजन एंड मियोसिस में टू न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसमें क्रोमोसोम्स जो भी नंबर होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में ना 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब जैसे मियोसिस है तो उसमें कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 23 है तो अब उसको 24 अगर मान लो तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं, मैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसा मतलब 12 तो नहीं कर सकते पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो मदर सेल कैन ईदर बी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, ये तो शेप का टाइप है ना, तो मदर सेल हैप्लॉयड हो सकती है या डिप्लॉयड हो सकती है। अब लेकिन मियोसिस में क्या हुआ, द मदर सेल ऑलवेज विल बी डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब डबल, डाई मतलब टू, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल होगा और मियोसिस में सेक्सुअल होगा। आप सेक्सुअल असेक्सुअल ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके आप इसमें 12th क्लास की बायोलॉजी में भी आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। सेक्सुअल में कुछ नहीं होता है, इसमें मेल और फीमेल गमेट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें जो असेक्सुअल होता है इसमें कोई एक का भी काम चलेगा, जैसे मेल है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लोनिंग वगैरह में भी यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे फीमेल है इसमें काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक से असेक्सुअल हो जाता है, ठीक है। जैसे फ्रॉक्स होते हैं तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ना, उसमें मेल और फीमेल की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा रफली मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैं सेल डिवीजन अलग से लूँगा, लेकिन आप ये देखिए इस डायग्राम को देखिए। अब ये पेरेंट सेल है, ठीक है, एक ब्लू कलर का है, एक ये पिंक कलर का है, ठीक है। अब रेप्लिकेट हो रही है, ठीक है। अब इसमें से डिवीजन हो रहा है, फर्दर डिवीजन हो रहा है भैया, देखिए आप, दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू से। अब हम आएंगे मियोसिस पे और इस पे आएंगे मीटोसिस पे, ठीक है। मियोसिस में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, ये आ गया एक ब्लू है, एक ये पिंक है, ठीक है। अब ये जो ब्लू है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ब्लू टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें से भी टू पार्ट्स बन जाएंगे,
ठीक है, इसमें से भी 2 पार्ट्स बन जाएंगे। इधर पिंक में से 2 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, इसमें से भी 2 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। जबकि मीटोसिस में क्या होगा, मीटोसिस में ये सिंगल में ही आपको 2 पार्ट्स पिंक के मिलेंगे, 2 पार्ट्स आपको ब्लू के मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, पिंक में से ये अलग हो जाएगा ब्लू और पिंक, और ये अलग हो जाएगा। मतलब ये आपको सामने से ही दिख रहा है ये कैसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सेल ऑर्गेनिल्स पूरे कंप्लीट करा दिए हैं ना, ये सेल की यूनिट थी, एक मिनट, ठीक है। तो ये सेल सेल पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स ऑर्गेनिल्स कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी थे हमने पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता ही सकते हैं। आज ये 4 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।